नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ आरपीएससी कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की बुक से क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी बुक को रीड कर पाएँ, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो करिए इन क्वेश्चन को और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा या धोलावीरा? तो कौन सा है? हड़प्पा। ये पाकिस्तान में पड़ता है। बाकी रंगपुर, धोलावीरा और कालीबंगा कहाँ पर है? भारत में। अभी बताओ रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा ये भी गुजरात में पड़ता है और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हुए। चलिए नेक्स्ट। मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी की घाटी में स्थित है या कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? नील नदी, सिंधु नदी, हवांगो नदी या दजला फरात? कौन सी नदी? दजला या फरात। तो आपको पता है मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? नील नदी। अभी बताओ नील नदी कौन से महाद्वीप में है? तो याद रखना नील नदी है अफ्रीका महाद्वीप। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। ओके, अगला। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इलियड व ओडेसी के रचनाकार थे। किसके? इलियड व ओडेसी के रचनाकार कौन थे? हेरोडोटस, थ्यूसिडिडीज, होमर, पाइथागोरस। ये पाइथागोरस है ना। तो कौन हुए हैं इनके लेखक या इनके रचनाकार? तो वो थे होमर। इसका आंसर हो जाएगा स। अगला देखिए, वैदिक सभ्यता का ज्ञान कराने वाले ग्रंथ कौन से हैं जिनसे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है? वेद, आरण्यक, उपनिषद या उपर्युक्त सभी? तो आपको पता है ये सभी वैदिक सभ्यता से संबंधित ग्रंथ हैं। वेद, आरण्यक, उपनिषद। जिसका राइट आंसर हो जाएगा द, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, जोते गए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? अ कालीबंगा, ब आहार, स चंद्रावती, द मोहनजोदड़ो। तो कहाँ से मिले जोते हुए खेत के प्रमाण? तो वो मिले कालीबंगा। और ये याद रखना विश्व में एकमात्र कालीबंगा से ही जोते गए खेत मिले हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? धूलकोट, ताम्रवती। ताम्रवती या कह सकते हैं तांबा नगरी, है ना। ताम्र का मतलब तांबा ही होता है। तो कौन सी थी वो? आहार। आहार सभ्यता को ताम्रवती नगरी या फिर धूलकोट कहते हैं। अगला देखें, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 699 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व, 675 ईसा पूर्व या फिर 599 ईसा पूर्व? तो कब हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? तो उनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व। ओके, अगला, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कपिलवस्तु, सारनाथ, गया, बोध गया? तो कहाँ दिया था? इन्होंने दिया था सबसे पहले बोध गया में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि इन्होंने सबसे पहले उपदेश किन्हें दिया था। ये आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? 622 ईसा पूर्व, 632 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व या 566 ईसा पूर्व? तो कब हुआ हिजरी संवत?
ये हुआ था 622 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 10, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? अब इसमें देखिए, गीता किसका है? हिंदुओं या हिंदू का, जो हिंदू धर्म है उनका। कुरान मुसलमान। अवेस्ता जैत किसका है? पारसी का। तो ईसाई का कौन सा है? बाइबिल। ईसाई का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल। तो आंसर हो जाएगा द। अगला देखिए, प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कौन से देश को कहा जाता था? तो ये आपको सभी को पता होगा, किसे कहा जाता है? भारत को। किसे कहा जाता था? भारत को। अगला देखिए, निष्क क्या है? निष्क क्या है? तो ये याद रखना, निष्क एक सिक्का था। वैसे ऑप्शन में दिख रहा है, क्या था? सिक्का। तो कौन सा सिक्का था? सोने का, चांदी का, तांबे का, या इनमें से कोई नहीं? तो वो था सोने का सिक्का, यानी सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कुमार संभव और रघुवंश नामक जो महाकाव्य है वो किसने लिखे हैं? कालिदास ने, कौटिल्य ने, भारवी ने, या विशाख दत्त ने? तो किसने लिखे हैं कुमार संभव और रघुवंश? ये लिखे हैं कालिदास ने। किसने लिखे हैं? कालिदास ने। कालिदास की रचनाएं ये हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तर स्तंभ कहाँ स्थित है जो समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा है? कहाँ है? सारनाथ में, दिल्ली में, बेलूर कर्नाटक में, या मनकुंवर में? तो कहाँ पर है प्रस्तर स्तंभ? बेलूर। कहाँ पर है? बेलूर कर्नाटक में। इसका आंसर हो जाएगा बेलूर कर्नाटक। नेक्स्ट, लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि जो नामक ग्रंथ लिखे गए हैं वो किन्होंने लिखे हैं या किसके द्वारा लिखे गए हैं? भास्कराचार्य, बोधायन, आर्यभट्ट, या नागार्जुन? तो जो लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है ये किसके ग्रंथ हैं? भास्कराचार्य के। किसके हैं? भास्कराचार्य के। अगला देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, या देवेंद्रनाथ टैगोर? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ब। अगला देखें, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? किसको कहा गया है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, या राजा राम मोहन राय? तो किसे कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा द, राजा राम मोहन राय। अगला देखिए, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, या देवेंद्रनाथ टैगोर? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था राजा राम मोहन राय ने। अगला देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1862, 1828, 1875, या 1893? तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वह 1828 में की गई थी। और किसने करी थी? RRR, यानी कि राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था? क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त, मूलशंकर, जटाशंकर, या भवानी शंकर? तो क्या नाम था उनका? मूलशंकर नाम था। और नरेंद्रनाथ दत्त किसका था? ये नाम था
विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त और दयानंद सरस्वती का नाम था मूल शंकर। ओके, अगला, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता हैं। कौन थे प्रणेता अणुव्रत आंदोलन के? दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, आचार्य तुलसी। तो कौन हुए इसके प्रणेता? ये हुए आचार्य तुलसी। कौन हुए हैं? आचार्य तुलसी। तो आंसर हो जाएगा द। अगला देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? जब फ्रांस की राज क्रांति चल रही थी तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 14वां, लुई 18वां, लुई 16वां, लुई 15वां। तो कौन था वहाँ का राजा उस समय? लुई 16वां। आंसर हो जाएगा स। अगला देखिए, जर्मनी ने रूस से अनाक्रमण समझौता कब किया? कब किया? 1939, 1935, 1936, 1937। तो कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1939। क्या हो जाएगा? 1939। नेक्स्ट देखिए 24, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो वो की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा स, वर्साई की संधि। कौन सी संधि? वर्साई की संधि। ओके, नेक्स्ट देखिए 25, स्पेन की गृह युद्ध में फ्रांस को मदद किसने की? जब स्पेन में गृह युद्ध चल रहा था तब फ्रांस की मदद किसने की थी? तो वो किसने की थी? अमेरिका व रूस ने, जर्मनी व इटली ने, ऑस्ट्रिया व हंगरी ने, या जर्मनी व जापान ने। तो किसने की थी? वो की थी ब, जर्मनी व इटली ने। किसने की थी? जर्मनी व इटली ने। नेक्स्ट देखिए, भारत में छापा खाने की शुरुआत हुई थी, या छापे खाने की शुरुआत कब हुई थी? 1800 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1830 ईस्वी या 1805 ईस्वी। तो जो छापा खाना है उसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। अब कहाँ हुई थी ये आपको बताना है कि स्थापना छापा खाने की 1800 ईस्वी में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी। ओके, अगला देखिए 27, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? R.C. मजूमदार, अशोक मेहता, वीर सावरकर या दादा भाई नेहरू। जो पुस्तक है स्वतंत्रता संग्राम वो किसकी है? वो है वीर सावरकर की। किसकी है? वीर सावरकर की। तो इसका आंसर हो जाएगा स। अब ये याद रखना कि इस बुक जो लिखी है ये किस आधार पर लिखी गई है? तो इन्होंने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसे कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, और ये बुक भी इन्हीं की है। ओके, अगला 28, मेजर बटन पॉलिटिकल एजेंट था, यानी कि मेजर बटन जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कहाँ का था? नीमच, कोटा, एरनपुरा, अजमेर। तो वो कहाँ का था? कोटा का था। कहाँ का था? कोटा का था। अगला देखिए, ठाकुर कुशाल सिंह किस स्थान के शासक थे? एरनपुरा, सलूम्बर, नसीराबाद, आहुआ। तो कहाँ के शासक थे? आहुआ के। अब कुशाल सिंह के समय या कुशाल सिंह ने 3 युद्ध लड़े थे। ओके, तो फर्स्ट था बिठूरा का युद्ध, या बिठोरा बोलते हैं उसे, बिठूरा का युद्ध। दूसरा हुआ था चेलावास, जिसे गोरा या काला युद्ध भी कहते हैं, और तीसरा युद्ध भी हुआ था अंग्रेजों के साथ। तो आप ये बताइए कि जो बिठूरा और चेलावास का युद्ध हुआ था, ये मोस्ट एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, तो ये कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था? ओके, अगला देखिए 30, बप्पा रावल कहाँ के शासक थे? सिंपल है, कहाँ के थे? चित्तौड़गढ़ के। कहाँ के शासक थे? चित्तौड़गढ़ के। 31, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1186, 1191, 1192, 1194।
तो कब हुआ था? 1192। अब ये तो द्वितीय युद्ध है। प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो जस्ट एक साल पहले 1191 को। किन किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। 1191 में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, लेकिन षड्यंत्र करके मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गौर प्रदेश ले जाता है और जीत किसकी हो जाती है? मोहम्मद गोरी की। अगला देखिए, महाराणा सांगा व बाबर के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? किस स्थान पर लड़ा गया था? पानीपत, खातौली, तराइन। तो कहाँ पर लड़ा गया था? खानवा। क्वेश्चन नंबर 33, गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था स्थापित की? प्रजामंडल, संप सभा, लोक परिषद, भगवत पंथ। तो कौन सी सभा स्थापित की थी या कौन सी संस्था स्थापित की थी? तो वो की थी संप सभा की। कौन सी की थी? संप सभा। अगला देखिए, पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालवी, काली घोड़ी, नीली घोड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम था उनकी घोड़ी का? केसर कालवी। ये नीली घोड़ी किसकी घोड़ी का नाम था? तो ये था गोगा जी की घोड़ी का नाम। किसकी घोड़ी का नाम था? गोगा जी की घोड़ी का नाम। अगला देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? कितनी रियासतें थी? 562, 300, 365 या 430। तो कितनी रियासतें थी? 562। अब ये 562 टोटल है ना भारत में। ये याद रखना, राजस्थान में कितनी थी? 19। कितनी थी? 19। अगला देखिए 36, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? जस्ट मैंने अभी ऊपर बताया कितनी थी? 19। अब इनके नाम कौन बताएगा? कमेंट में बताना किस किस को याद है कि 19 रियासतें कौन कौन सी थी। अगला देखिए 37, राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? जब भारत का एकीकरण चल रहा था अलग अलग टुकड़ों में, तब उसमें सर्वाधिक भूमिका किसकी रही? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल। तो आपको पता है सरदार पटेलों के जो सरदार पटेल है, इनके प्रयासों से ही भारत का एकीकरण या भारत का जो अलग अलग हिस्सों में टुकड़े हो रहे थे, उनका विलय सरदार पटेल के प्रयासों से हुआ, इसलिए इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई। 38, गोवा का भारत में विलय किस वर्ष हुआ? 1955, 1960, 1961 या 1965। तो कब हुआ? 1961 में। अब गोवा का विलय यानी कि गोवा का विलय, तो गोवा किसके अधीन था? तो गोवा याद रखना पुर्तगाली के अधीन था। किसके अधीन था? पुर्तगाली के अधीन। और 1961 में इसमें 1961 में इसका विलय भारत में किया गया। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? मनु, शुक्र, कौटिल्य, बृहस्पति। तो कौन है अर्थशास्त्र के लेखक? कौटिल्य। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य। किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य और विष्णुगुप्त। किस नाम से? चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? स आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 40, भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना में हुआ या कौन सी योजना से हुआ? माउंटबेटन, वेवेल, कैबिनेट या क्रिप्स। तो कौन सी योजना से हुआ? तो हुआ कैबिनेट योजना से। ओके। नेक्स्ट 41, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 6 दिसंबर 1946। तो याद रखना, जो संविधान सभा है उसकी प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है और इसके अस्थायी जो सदस्य हैं, अस्थायी जो अध्यक्ष हैं, वो चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। फिर
संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को, और स्थायी अध्यक्ष जो है किसे बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अगला देखिए 42, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया या हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 30 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947। तो जो भारत का संविधान है वह अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1949 को तो क्या था, 50 को तो क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। तो अंगीकृत कब हुआ था, आंसर हो जाएगा ब 26 नवंबर 1949 को। ओके, अगला 43, भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? कितने हैं? 7, 8, 5, 6। तो कितने हैं? 6। इससे पहले कितने थे? 7 थे। तो जिसमें से एक कौन सा, संपत्ति का अधिकार, जो 6 नंबर का अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकार से हटाकर किस में जोड़ दिया गया है, कानूनी अधिकार या फिर विधि अधिकार में जोड़ दिया गया है। ओके, तो कितने हैं अब? 6। 44, समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। तो किस में है? अनुच्छेद 44 में। ये समान नागरिक संहिता का वर्णन या समान नागरिक संहिता क्या है? तो ये एक नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरीय स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त स्थिति प्राप्त हुई? क्या पूछा है इसने? नगरीय स्वशासन। ओके, तो नगरीय स्वशासन 44 से संविधान संशोधन से, 74, 42 या 73। तो नगरीय जो स्वशासन है वो 74 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत हुआ था, और 73 में क्या है? ग्रामीण स्वशासन, है ना, याद रखना। 74 नगर से संबंधित है और 73 ग्रामीण से संबंधित है। ग्राम सभा का गठन होता है। ग्राम सभा का गठन कैसे होता है? ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता से, पंच, सरपंच, उप सरपंच से मिलकर, या पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं से। तो डी वाला तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ग्राम जो सभा है वो किसके अंडर में? पंचायत समिति के अंडर में आती है। तो डी ऑप्शन गलत है। और ब भी गलत है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता। समस्त जनता में वो भी आ जाते हैं जिनकी उम्र 18 से कम है, और आपको पता है मतदान कौन कर सकता है? जिनकी उम्र 18 या 18 से ऊपर हो। तो इसका मतलब बी, सी और डी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ए, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों थे। मतदाता सूची में यानी कि जिनकी उम्र 18, जो मत करने के योग्य है, वो ही ग्राम पंचायत में मतदान कर सकते हैं और ग्राम सभा का गठन हो सकता है। अगला देखिए, राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? कौन सी नहीं है? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत। तो राजस्थान में नगरीय जो स्वशासन है उसमें नगर पालिका सम्मिलित है, नगर परिषद है, नगर निगम है, लेकिन नगर पंचायत नहीं है। ग्राम पंचायत होता है पंचायत समिति स्तर पर। ओके, अगला देखिए 48, गुट निरपेक्ष आंदोलन का बेलग्रेड शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1963, 1961, 1953 या 1958। तो कब किया गया था? 1961 में। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49, पंचशील के सिद्धांत मूलतः किसके दर्शन पर आधारित है? महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना।
या विद्वान सरस्वती और गौतम बुद्ध। तो किससे संबंधित है पंचशील सिद्धांत? गौतम बुद्ध से। किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। आंसर हो जाएगा द। अगला देखिए, पंचशील को भारत चीन समझौते के अंतर्गत किस वर्ष लागू किया गया? 1950, 1954 या 1954, 1955, 1960? तो कब किया गया था? 1954 में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51, सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ? किस देश में संपन्न हुआ था? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान? तो कहाँ पर हुआ था? नेपाल। कहाँ हुआ था? नेपाल में। और लास्ट है, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया? 1984, 1974, 1975, 1980? तो कब किया था? 1974। और कहाँ? पोखरण। कहाँ पर? पोखरण। पोखरण कहाँ पड़ता है? जैसलमेर, राजस्थान में। ओके। तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, यानी जो भारत है इंडिया, उसके मध्य से कौन सी रेखा निकलती है, तो वो बताना है। तो कौन सी रेखा निकलती है? आप सभी को पता है कौन सी? कर्क रेखा। अब क्वेश्चन अगला ये बनता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं वो? गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, और कौन सा है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 से निकलती है कर्क रेखा। अब प्रश्न ये बनता है अगला कि 8 में से भी सबसे ज़्यादा किससे गुजरती है? तो ये गुजरती है मध्य प्रदेश, यानी कि MP से। किससे निकलती है? MP से। देखिए अगला प्रश्न, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो किसका भाग है? अरावली का, पामीर घाट का, आर्मेनिया घाट का, या कैलाश पर्वत का? तो इसका आंसर हो जाएगा ब। जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? अपना हिमालय, है ना? हिमालय। तो जो हिमालय है वो किसका भाग है? पामीर घाट का। अब अगला प्रश्न ये देखिए, जो पामीर घाट है इसे हम या इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की छत। किसे? पामीर घाट को। अगला देखिए, भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग है। भारत में जो घना बसा हुआ भौतिक विभाग कौन सा है? मध्यवर्ती विशाल मैदान, थार मरुस्थल, दक्षिण पठार, या तीनों ही गलत हैं? तो ये द ऑप्शन से हो जाएगा तीनों ही गलत है, यानी कि इनमें से कोई ना कोई तो सही है। जैसे ये कट गया। थार के मरुस्थल में सर्वाधिक घना प्रदेश नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर क्या है? मरुस्थल रेगिस्तान है। अगला देखिए, दक्षिणी पठार, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा मध्यवर्ती विशाल मैदान। कौन सा हो जाएगा? गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी भी आ जाती है, और गंगा की जो सहायक नदियाँ वो सभी इसमें आ जाएगी, वहाँ पर घना बसा हुआ भौतिक प्रदेश है, यानी कि आंसर हो जाएगा अ। अगला देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान में, निकोबार में, लक्षद्वीप में, या मिनिकॉय में? तो किस में स्थित है? तो ये स्थित है किस में? निकोबार में। कहाँ पर है? निकोबार में। और ये किसका है? दक्षिणतम बिंदु पूछा। अगर उच्चतम यानी कि उत्तरी बिंदु पूछ ले तो वो कौन सा होगा? इंदिरा कोल होगा। कौन सा होगा? इंदिरा कोल। ओके, इंदिरा कोल। और ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो कौन सा स्थान हो जाएगा? पहला स्थान हो जाएगा। और ये पहला भी कब बना? ये बना 1 नवंबर 2000 को। इससे पहले जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम था वो था MP से अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, और उसी के बाद
राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य बन गया। अगला देखिए, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है या छोटा जिला है? करौली, डूंगरपुर, धौलपुर, सीकर। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा धौलपुर। इसका आंसर हो जाएगा स। कौन सा पूछा उसने? सबसे छोटा। सबसे छोटा है धौलपुर और सबसे बड़ा हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। अब ये सबसे छोटा बड़ा किस में पूछ रहा है? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। ओके, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है धौलपुर और बड़ा है जैसलमेर। अगला देखिए, नीलगिरी व हिमालय की मध्य सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर, सैर, महाबलेश्वर या अचलगढ़। तो कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा? सबसे बड़ी चोटी किसके मध्य? नीलगिरी और हिमालय। ये हो जाएगी आंसर हो जाएगा इसका गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है इन दोनों के मध्य की सबसे बड़ी चोटी है। अगला देखिए, सतलज नदी का उद्गम स्थान है। राक्षस ताल, सतलज ताल, कमल ताल या राम ताल। तो इसका आंसर हो जाएगा राक्षस ताल। अब कमेंट बॉक्स में एक बताना कि जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 या 1727। इन दोनों में से क्या है, या फिर ये दोनों ही करेक्ट है? आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, प्रायद्वीपी पठार के झुकाव का प्रभाव देखने को मिलता है। संरचना में, जल की मात्रा में, जल प्रवाह की दिशा से या मिट्टी की मात्रा में। यानी जो प्रायद्वीपी पठार है, जो दक्षिण वाला पठार है, उसका झुकाव प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स, जल प्रवाह की दिशा से मिलता है। अगला देखिए, आंतरिक अफवाह क्रम वाली नदी नहीं है। आंतरिक अफवाह क्रम वाली नदी नहीं है, यानी कि अगर वो आंतरिक अफवाह क्रम वाली नदी नहीं है तो या तो वो अरब सागर में जाती है या फिर वो बंगाल की खाड़ी में जाती है। रूपनगढ़, मेडा, कांकनी या पार्वती। तो इसमें से एक नदी ऐसी है जो अफवाह तंत्र की नहीं है। तो कौन सी है वो? पार्वती। पार्वती अफवाह तंत्र की नदी नहीं है। ये बंगाल की खाड़ी जो है उस क्रम की नदी है, यानी ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। रूपनगढ़, मेंढा, कांकनी ये सब क्या है? अफवाह तंत्र की नदियाँ। अगला देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजसमंद, जयसमंद, सांभर या पुष्कर। तो कौन सी नदी है, कौन सी झील है मीठे पानी की? तो वो हो जाएगी जयसमंद। और इस जयसमंद की एक बात है कि यह एशिया की प्रथम मानव निर्मित झील है। कौन सी? मीठे पानी की। इसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था, इसलिए इसका नाम क्या है? जयसमंद झील है। इसे पूर्व में जब जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, इससे पहले इसे डैबर झील कहते थे। क्या कहते थे? डैबर झील। ओके, अगला देखिए, मानसून शब्द रूपांतर है, यानी मानसून जो शब्द है वो किससे बना है? मौसिम, मौनिस, मानस या तीनों ही सही है। तो जो मौसिम शब्द है उससे ही क्या बना हुआ है? मानसून शब्द बना हुआ है। मानसून शब्द बना हुआ है। और जो मौसिम है यह अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? मौसमी हवाओं या ऋतु से परिवर्तन, या कह सकते हैं मानसून। तो इसलिए मौसम से बना हुआ है मानसून। तो इसका आंसर हो जाएगा अ। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मावठ की वर्षा होती है। बसंतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा या सामान्य वर्षा। जो मावठ है वो कौन सी वर्षा है? तो ये है शीतकालीन वर्षा, यानी जो शीत ऋतु में होती है उसे मावठ कहा जाता है। ये पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरी के द्वारा होती है। यह रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, और रबी की फसल में भी सर्वाधिक होती है गेहूं के लिए। ओके, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुओं की संख्या है। जो भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुओं की संख्या कितनी मानी गई है? 2, 4, 3, 6। तो कितनी मानी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मानी गई है। और वो कौन कौन सी है? बसंत ऋतु, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत,
और हेमंत, ये 6 ऋतुएं मानी गई हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन आवश्यक है? 22%, 33%, 10% या 20%? तो कितने प्रतिशत पर होना आवश्यक है? तो वो आंसर हो जाएगा 33% पे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सदाबहार वन कितने वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं? सदाबहार वन जो है कितने वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर या 100 से 200 सेंटीमीटर? तो सदाबहार वन जो है वो 200 सेंटीमीटर के वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इनके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो एक तो है पश्चिमी घाट, यानी जो सदाबहार वन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में मिलते हैं ये अंडमान निकोबार में मिलते हैं, अंडमान निकोबार में मिलते हैं। और एक और जगह यानी कि उत्तरी पूर्वी जो भारत है वहाँ पर भी मिलते हैं। और उत्तरी पूर्वी भारत में भी कौन से स्टेट आ जाएंगे? तो वो आएंगे बंगाल, असम और मेघालय। ये 3 प्रमुख स्टेट है जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जयपुर, मसूरी, नागपुर या देहरादून? तो आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला देखिए, खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी, रामोजी, खेजड़ी देवी या सभी गलत हैं? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो खेजड़ी आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था अमृता देवी ने। अब एक खेजड़ली आंदोलन कौन से स्टेट में हुआ था? तो सबको पता है कहाँ हुआ था, राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था जोधपुर में। कहाँ हुआ था? जोधपुर में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मिट्टी के बारे में पूछ रहा है वो कि भारत में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? पर्वतीय, काली, लाल या लेटेराइट? ये सभी क्या है? मिट्टी के नाम है। तो जो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है वो होती है काली। आंसर हो जाएगा ब। अगला देखिए, भारत में काली मिट्टी है विस्थापित, दलदली, लावाजन्य या विक्षालन जन्य? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत में काली मिट्टी पाई जाती है वह लावाजन्य पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा सम। निम्न में से कौन सी गतिविधि आर्थिक क्रिया की है? अब आर्थिक क्रिया से क्या मतलब है? आर्थिक क्रिया से मतलब होता है कि मनुष्य द्वारा संपादित वह क्रियाएं जिनका मुद्रा के रूप में मापन होता है। यानी जैसे उद्योग, व्यापार, ये सभी क्या है? आर्थिक क्रिया है। गैर आर्थिक जो कह सकते हैं समाज सेवा वाला काम। इसमें पूछा है कि कौन सी गतिविधि आर्थिक क्रिया है? ऑप्शन अ, विद्यालय की 2 कक्षाओं के मध्य खेला गया मैत्री मैच। इसमें कोई आर्थिक क्रिया हो रही है? नहीं, बच्चे ओनली गेम खेल रहे हैं, इसमें कोई आर्थिक क्रिया नहीं हो रही है। माता पिता द्वारा बच्चों की देखभाल करना, यह कोई आर्थिक क्रिया नहीं है। अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाना, यस, अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाना एक आर्थिक क्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा स। विद्यालय में होने वाली प्रार्थना सभा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? स। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। जो भारत में अर्थव्यवस्था चलती है उसका स्वरूप कौन सा है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या कोई नहीं? तो भारत में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही तरह की अर्थव्यवस्था हैं। तो आंसर हो जाएगा सम्मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी आर्थिक प्रणाली लोगों को निजी संपत्ति का अधिकार देती है? ऐसी कौन सी आर्थिक प्रणाली है जो लोगों को निजी संपत्ति का अधिकार देती है? पूंजीवादी, समाजवादी, पूंजीवादी व समाजवादी दोनों या फिर कोई नहीं? तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो लोगों को निजी संपत्ति का अधिकार देती है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है यानी कि वो क्या है? किसी और, यानी पूंजीवादी या फिर समाजवादी का गुण इसमें है, तो वो बताना है आपको। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुण है। वर्ग संघर्ष में कमी मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुण है।
आर्थिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण ये भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुण है। लेकिन जो उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि, ये किसका गुण है? ये गुण है पूंजीवादी का। क्योंकि आपने देखा है जो निजी होते हैं उसमें उपभोक्ता जो होते हैं वो अधिक संतुष्ट होते हैं। अगला देखिए, भारत में रोजगार का प्रमुख आधार है। भारत में रोजगार का प्रमुख आधार क्या है? कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है, पशुपालन है। तो क्या हो जाएगा आंसर? कृषि। क्योंकि भारत में अधिकतर रोजगार किससे जुड़े हुए? कृषि। क्योंकि भारत की अधिकतर जनसंख्या जो है क्या करती है? कृषि करती है। इसलिए आधार क्या है? कृषि। या कह सकते हैं कोई कृषि डायरेक्ट करता है, लेकिन हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप से किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से जुड़ा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा अ। अगला देखिए, अल्पकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है? अल्पकालीन जो ऋण होता है उसकी अवधि कितनी होती है? 15 महीने से कम, 2 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम या 10 वर्ष से कम। तो जो अल्पकालीन ऋण होता है ये इसकी अवधि क्या होगी? इसकी अवधि होगी 15 महीने से कम। अब ये अल्पकालीन ऋण जो किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है खेती करने वाले किसानों को, यानी कृषकों को। अब कृषकों को 3 प्रकार का ऋण दिया जाता है। कौन कौन सा? एक होता है अल्पकालीन, एक होता है मध्यमकालीन और एक होता है दीर्घकालीन। 3 तरह के ऋण उन्हें दिया जाते हैं। अल्पकालीन तो इसमें आया है 15 महीने से कम, यानी 15 महीने से कम। मध्यमकालीन में क्या हो जाएगा? 15 महीने से अधिक। कितना? 15 महीने से अधिक तो होगा, लेकिन 5 वर्ष से कम। ओके। और दीर्घकालीन में क्या होगा? दीर्घकालीन में हो जाएगा 5 वर्ष से अधिक। ओके। यानी 3 प्रकार के ऋण होते हैं, अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिला? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक राज्य जो हैं जिनको लाभ मिला है उनमें किस किस के नाम आते हैं? वो नाम देखिए, वो आते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिला है? तो वो मिला है पंजाब राज्य को। आंसर हो जाएगा ब। अब जो हरित क्रांति है उसमें सबसे ज़्यादा लाभ किसे होता है या हुआ है? तो वो हुआ गेहूं की फसल को। ओके। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र में है? या कह सकते हैं श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से, पशुपालन से, बागवानी से या किसी से नहीं। तो जो श्वेत क्रांति वो किससे संबंधित थी? वो दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। तो इसलिए इसका संबंध किससे हो जाएगा? पशुपालन से हो जाएगा। तो ये पशुपालन क्षेत्र से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ब। अगला देखिए, 29, व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का वितरण, वस्तुओं का वितरण या वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन या वितरण। ओके। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? व्यवसाय में सम्मिलित क्या किया जाता है? तो व्यवसाय में वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण और उत्पादन दोनों ही सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा द। ये उत्पादन नहीं होगा, इसमें वितरण ओनली, कि वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण। तो आंसर हो जाएगा द। बैंक के कार्य हैं। बैंक के क्या कार्य हैं? ऋण देना, जमा स्वीकार करना या जमाएं स्वीकार करना या फिर ऋण देना और व्यापार करना। तो बैंक का व्यापार करना प्रमुख कार्य नहीं होता है। हाँ, जमा स्वीकार करना होता है और बैंक का ऋण देना होता है। तो ये दोनों ही हो जाएंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा स। जमाएं स्वीकार करना व ऋण देना किसका काम है? प्रमुख। वो काम है बैंक का। किसका काम है? बैंक का। तो आंसर हो जाएगा स। अगला देखिए, 31, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है वो लागू क्यों नहीं होगा? या हम कह सकते हैं किस पे नहीं होगा? समुद्री बीमा में, वाहन बीमा में, जीवन बीमा में या अग्नि बीमा में। तो आंसर हो जाएगा जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है वो जीवन बीमा में लागू नहीं होता है। ओके। क्षतिपूर्ति यानी कि किसी चीज़ का नुकसान हो गया है तो जो पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी भरपाई की जाएगी, लेकिन जीवन बीमा में ऐसा नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीमा अनुबंध में परम सदविश्वास से आशय है। बीमा पत्र की शर्तों में विश्वास,
बीमित का बीमा कंपनी में विश्वास, बीमित एवं बीमाकर्ता में परस्पर विश्वास, बीमित का बीमित वस्तु के महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटीकरण, बीमा अनुबंध में, अनुबंध का मतलब होता है संबंध में परम सद्भाव से या सॉरी सद विश्वास से आशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा स। बीमित एवं बीमाकर्ता में परस्पर विश्वास, बीमित यानी जो बीमा करवा रहा है और बीमाकर्ता यानी जो बीमा कर रहा है, इन दोनों के आपसी संबंध या आपसी विश्वास से ही बीमा अनुबंध होता है या परम सद विश्वास से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा स। 34, भारत का जिस प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है वह है। ऑप्शन देखिए, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी। तो भारत का प्राकृतिक आपदा से, भारत में भूकंप के झटके भी आते हैं, बाढ़ भी आती है, भूस्खलन भी होता है, लेकिन ज्वालामुखी नहीं होता, या कह सकते हैं भारत में अभी कोई भी ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा द। अगला देखिए, भारत में भूकंप जिस क्षेत्र में अधिक आते हैं वह है। भारत में भूकंप किस क्षेत्र में अधिक आते हैं? दक्षिण के पठार में, हिमालय पर, मध्य भारत में या तटीय भारत में। तो जो भूकंप है वो कहाँ सर्वाधिक आते हैं? तो वो आते हैं हिमालय में। कहाँ आते हैं? हिमालय पर सर्वाधिक आते हैं। तो आंसर हो जाएगा ब। कौन सा हो जाएगा? ब, हिमालय, क्योंकि हिमालय एक पर्वत है और बहुत ऊपर है, इसलिए इसकी जो नीचे की ज़मीन वगैरह है या कह सकते हैं नीचे की जो धरती है वहाँ पर भूकंप के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और वहीं पर सर्वाधिक आते हैं, जो उसका क्षेत्र जहाँ तक उसका फैलाव है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में निम्नलिखित में से पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती वह है। हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल। तो भूस्खलन भी कहाँ पर होता है सर्वाधिक? वो भी हिमालय के, जो हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक होता है। अगला देखिए, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी को कहते हैं, दामोदर को कहते हैं, गंगा को कहते हैं या स्वर्ण रेखा को कहते हैं? तो जो बंगाल का शोक है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। अब कोसी किसका शोक है? कोसी किसका शोक है? तो कोसी है बिहार का। किसका है? बिहार का। ये याद रखना, दामोदर बंगाल और कोसी बिहार। अक्सर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों ब हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। बंगाल दामोदर है और बिहार कोसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। अगला देखिए, भारत की जिस क्षेत्र में सूखा अधिक होता है, भारत के, यहाँ पे के हो जाएगा, भारत के जिस क्षेत्र में सूखा अधिक पड़ता है वह है उत्तर का भारत, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या तटीय क्षेत्र। तो इसका आंसर तो आप खुद बता सकते हो, किसमें सूखा अधिक पड़ेगा? पश्चिमी क्षेत्र में। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? तो वो है थार के मरुस्थल का। किसका हिस्सा है? थार के मरुस्थल का। ओके, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, देश की तीनों सेनाएं हैं उनका सेनाध्यक्ष कौन होता है? देश की तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री, देश का थल सेनाध्यक्ष, देश का राष्ट्रपति या देश का नौसेना अध्यक्ष। तो कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स। देश का जो राष्ट्रपति होता है वो देश की तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष होता है। अब तीन सेनाएं कौन सी है? थल, जल और नभ, है ना? नभ कह लो या वायु कह लो। तो इन तीनों का होता है। अगला, प्रतिवर्ष थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 15 जनवरी को, 4 दिसंबर को, 26 जनवरी को। तो जो थल सेना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। ओके, अगला देखिए और लास्ट है, सैन्य शिक्षा हेतु विद्यार्थी जुड़ सकते हैं प्रादेशिक सेना से, अर्धसैनिक बल से, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से या एनसीसी से। तो सैन्य शिक्षा हेतु विद्यार्थी किससे जुड़ेंगे? वो जुड़ेंगे एनसीसी से, एनसीसी से। अब ये क्वेश्चन शायद मैं 8th क्लास में मैंने बताया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो एनसीसी है इसकी फुल फॉर्म बताना कि एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है और इसको कब स्थापित किया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे